Hi dear student, myself RK Thakur from Engineers Classes for Competition, Strength of Material Mechanics of Solid वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट डिफ्लेक्शन ऑफ बीम जो कि टॉपिक हमने स्टार्ट किया था उसी का कंटिन्यूइंग वीडियो है। और आज के वीडियो में डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में हम लर्न करने जा रहे हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड एंड मैकॉले मेथड। ये दो मेथड, डबल इंटीग्रेशन मेथड और मैकॉले मेथड, ये दो मेथड डिफ्लेक्शन और स्लोप फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है बीम में, और उसको हम लर्न करेंगे और साथ साथ हम एसएससी जेई के आए हुए कुछ क्वेश्चन को भी लर्न करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द डबल इंटीग्रेशन मेथड। सो हमारे पास डिफ्लेक्शन फाइंडिंग के लिए डियर स्टूडेंट, डिफ्लेक्शन फाइंडिंग के लिए कई मेथड्स है जो कि हमने लास्ट वीडियो में लर्न किया था। डिफ्लेक्शन फाइंडिंग के लिए हमारे पास पहला है डिफ्लेक्शन एंड स्लोप, बोथ डिफ्लेक्शन एंड स्लोप। डिफ्लेक्शन और स्लोप फाइंडिंग के लिए हमारे पास एक है डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड, इसको हमने पहले लर्न किया हुआ है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से हम एक बार देखेंगे। और दूसरा मैकॉले मेथड, मैकॉलेज मेथड, ये भी स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए काफी इफेक्टिव है। अगर आपको याद हो, डबल इंटीग्रेशन मेथड ज्यादातर हम सिंगल लोड के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब बीम लोडेड विद सिंगल लोड, और मैकॉले मेथड मल्टीपल लोड्स से सब्जेक्टेड बीम के लिए हम यूज करते हैं। सो सबसे पहले डबल इंटीग्रेशन मेथड डियर स्टूडेंट क्या है, तो आपको पता है कि जो m होता है, m इज इक्वल टू क्या होता है, ई आई, जो बेंडिंग मोमेंट होता है m इज इक्वल टू ई आई डी टू आई बाई डी एक्स टू, राइट। नाउ हमें पता है कि स्लोप हमारा क्या होता है, स्लोप होता है dy बाई डी एक्स। स्लोप क्या होता है, बीम के किसी भी पॉइंट पे स्लोप क्या होता है, dy बाई डी एक्स। स्लोप को हम I से डिनोट करते हैं, राइट। और डिफ्लेक्शन क्या होता है, y होता है। डिफ्लेक्शन क्या है हमारा, डिफ्लेक्शन होता है y। तो अगर हम मैथमेटिकली ये हमारा एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, किसी भी पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो ई आई डी टू आई बाई डी एक्स टू है। ई आई को फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ बीम बोलते हैं, और डी टू आई बाई डी एक्स टू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिफ्लेक्शन। डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसको एक बार इंटीग्रेट कर दूं, सो अगर मैं एक बार इंटीग्रेट करूं ई आई डी टू आई बाई डी एक्स टू, तो एक बार अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे डियर स्टूडेंट, तो यहां पे ई आई चूंकि कांस्टेंट होता है बाहर आ जाएगा, और डी टू आई बाई डी एक्स टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एम, और ऑब्वियसली कुछ कांस्टेंट आ जाएगा जिसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं C1, राइट। C1 क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ऑब्वियसली पहले ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा तब इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, बट मैं आपको जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं कि यहां पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा C1। C1 क्या है हमारा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, राइट। तो इस इक्वेशन से डियर स्टूडेंट ये हमारा क्या है, स्लोप। तो इस इक्वेशन से हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, स्लोप फाइंड कर लेंगे। मींस अगर हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है m इज इक्वल टू ई आई डी टू आई बाई डी एक्स टू, इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो स्लोप आ जाता है, राइट। अगर हमें स्लोप चाहिए तो हम ई आई से इस साइड में डिवाइड कर देंगे, राइट साइड में। सो दिस इज कॉल्ड स्लोप इक्वेशन, इसको हम बोल सकते हैं स्लोप इक्वेशन। और इस इक्वेशन में हम किसी भी पॉइंट का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, बीम के किसी भी पॉइंट का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। नाउ एक बार और इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग मतलब हमें अब दो बार इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर आप देखो m को एक बार इंटीग्रेट किया, स्लोप मिला, एक बार और इंटीग्रेट किया, मतलब यूं कह सकते हैं दो बार इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेटिंग वी गेट, अगर दो बार इंटीग्रेट हो जाएगा तो ये हो जाएगा ई आई फिर से बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ m प्लस ये हो जाएगा ऑब्वियसली C1x, और एक और इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा C2। तो C2 भी हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, C1 भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। यहां से डियर स्टूडेंट हम ई आई डी वाई बाई डी एक्स को क्या बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ m प्लस C1x प्लस C2। यहां से y क्या है हमारा, स्लोप, डिफ्लेक्शन। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोल सकते हैं,
डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ये हमारा क्या है, डिफ्लेक्शन इक्वेशन, और इसमें हम x की कोई सी भी वैल्यू डाल के y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चूंकि इस इक्वेशन को हमने क्या किया, डबल इंटीग्रेट किया। क्या किया, डबल इंटीग्रेट किया और फाइनली हमें क्या मिल गया, डिफ्लेक्शन मिला। इसीलिए इस मेथड को हम बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड। और डबल इंटीग्रेशन मेथड में मैथमेटिकली हमारा यही अप्रोच होता है। हम इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। बीम के किसी भी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट हमेशा क्या होता है, EI d2y by dx2। एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लेते हैं, उसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे, स्लोप मिल जाएगा। उसको एक बार और मींस 2 बार इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा डिफ्लेक्शन आ जाएगा बाय दिस वे। और इसी को हम बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड। सो आई होप आप डबल इंटीग्रेशन मेथड का जो बेसिक इसेंस है वो समझ लिया होगा। अब हम इस पे बेसिकली एक डेरिवेशन करेंगे जिसमें हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे कि डबल इंटीग्रेशन मेथड कैसे उस पे हम लगा के कैसे उसका स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे, ये देखेंगे, राइट। सो डबल इंटीग्रेशन मेथड आपको क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट। मैकॉले मेथड क्या है, और एक और चीज याद रखना, डबल इंटीग्रेशन मेथड एप्लीकेबल फॉर सिंगल लोड, एप्लीकेबल फॉर मतलब ज्यादा सुटेबल होता है, एप्लीकेबल फॉर बीम, सिंगल लोडेड बीम, सिंगल लोडेड बीम। मतलब जो सिंगल लोड होता है ना, अगर बीम पे लग रहा है तो उसके लिए डबल इंटीग्रेशन मेथड काफी इफेक्टिवली लगा सकते हैं। मैकॉले मेथड बेसिकली डबल इंटीग्रेशन मेथड का ही एक्सटेंशन है। इसी का बेसिकली थोड़ा सा जो इसके ड्रॉबैक है ना, उस ड्रॉबैक को खत्म किया गया है मैकॉले के द्वारा। और ऑलमोस्ट डबल इंटीग्रेशन मेथड ही है मैकॉले में, लेकिन सिर्फ जो इक्वेशन राइटिंग कॉन्सेप्ट है ना, ये जो इक्वेशन राइटिंग कॉन्सेप्ट है, इसमें मैकॉले ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया जिससे कि वो मल्टीपल लोड्स के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और उसी को बेसिकली लर्न करना। बाकी लगभग सेम चीज, एक बार आपको इंटीग्रेट करोगे स्लोप मिलेगा, फिर फर्दर इंटीग्रेट करोगे डिफ्लेक्शन मिलेगा। बट एक्सप्रेशन, जो इक्वेशन, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखना है वो इंपॉर्टेंट है, और उसमें क्या स्पेशलिटी है वो हम देखते हैं। सो मैकॉले मेथड सबसे पहले यूज होता है एप्लीकेबल फॉर मल्टीपल लोड्स, एप्लीकेबल फॉर मल्टीपल लोड्स। मतलब बीम अगर मल्टीपल लोड से सब्जेक्टेड है उसके लिए एप्लीकेबल है। लाइक अगर हमारा ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसमें लेट्स से ये और ये 2 लोड लग रहे हैं, तो यहां पे हम बेसिकली मैकॉले मेथड बहुत इफेक्टिवली लगा सकते हैं। ए बी, लेट्स से ये सी डी है, ये मान लो W1 है, ये W2 है, राइट। लेट्स से आर ए पे रिएक्शन आर ए है और आर बी पे रिएक्शन आर बी है, लाइक बी पे रिएक्शन आर बी है। तो हम देखेंगे कि कैसे हम मैकॉले मेथड से बेसिकली डबल इंटीग्रेशन मेथड से कैसे मैकॉले मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम देखेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम डबल इंटीग्रेशन मेथड को लर्न करते हैं, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट डबल इंटीग्रेशन मेथड को हमें मैथमेटिकली कंप्लीट अंडरस्टैंड करना है, और उसके लिए मैं एक केस ले रहा हूं, सिंपली सपोर्टेड बीम विद सेंट्रल पॉइंट लोड। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सेंट्रल पॉइंट लोड है, और उसमें हम बेसिकली स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन मेथड। सी, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, और लेट्स से ये ए और बी है पॉइंट। यहां का रिएक्शन ऑब्वियसली आर ए होगा और यहां का रिएक्शन आर बी। सेंटर पे सेंट्रल पॉइंट लोड लग रहा है, लेट्स से डब्ल्यू लोड लग रहा है, और इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है इसकी एल, और ऑब्वियसली ये कितनी हो जाएगी L/2, और ये हो जाएगी L/2, राइट। इसका डिफ्लेक्शन पैटर्न इस टाइप से होगा। ऑब्वियस है कि चूंकि सिमेट्रिक वे में लोड लग रहा है, तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो लोड के बिनीथ होगा, जस्ट अंडर लोड। मींस अगर मैं इसको C बोलूं तो ये हमारा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन YC होगा। YC क्या होगा, Ymax होगा। और साथ में डियर स्टूडेंट A और B पे स्लोप सबसे ज्यादा होगा। यहां का स्लोप डियर स्टूडेंट ये क्या होगा, ये स्लोप हो जाएगा
आई एट बी, और यहां का स्लोप अगर मैं ये टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये क्या होगा, आई एट ए, और सिमेट्रिक होने की वजह से आई एट ए और आई एट बी इक्वल हो जाएगा। आई एट ए और आई एट बी, ये जो स्लोप है ये इक्वल होगा, और वाई मैक्स एग्जैक्टली अंडर द लोड होगा, राइट। नाउ सबसे पहले हमें इसका चूंकि सेंटर में लोड लग रहा है तो जो आर ए हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा W/2, आरबी भी हो जाएगा W/2, एज यू नो, ये ऑलरेडी आपको पता है। नाउ अब हम डबल इंटीग्रेशन मेथड अप्लाई करते हैं डियर स्टूडेंट। सी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से बी से ओके, सो बी से हम x डिस्टेंस पे एक सेक्शन मान लेते हैं XX, राइट। अगर मैं इसको रेड कलर से दिखाऊं तो ये B पॉइंट से x डिस्टेंस पे हमने एक सेक्शन एज्यूम कर लिया XX, राइट। और ऑब्वियस है कि ये x अगर L/2 होगा तो एग्जैक्टली C पॉइंट पे आ जाएगा, अगर ये x 0 होगा तो B पॉइंट पे आएगा। तो B और C के बीच में कोई सा भी अगर पॉइंट है तो उसको हम x से एड्रेस कर सकते हैं, और C तक अगर आ गया तो सिमेट्रिक होने की वजह से फिर C से A तक भी वही होगा जो C से B तक होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, B से x डिस्टेंस पे एक सेक्शन x माना, और यहां का बेंडिंग मोमेंट डियर स्टूडेंट फाइंड करते हैं m at x, ये क्या होगा, तो W/2 दिस W/2 इंटू x, ये हो जाएगा mx, राइट। यहां का जो सेक्शन होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, W/2 इंटू एक्स, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है इसलिए पॉजिटिव लिया, राइट। नाउ m at x क्या हो जाएगा, W/2 इंटू एक्स। mx को डियर स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, EI d2i बाई dx2, राइट, इज इक्वल टू WX/2 लिख दिया, राइट। नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है, इसको हम एक बार इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, EI d2i बाई dx2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन WX/2। यहां पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट EI बाहर आ जाएगा, d2i बाई dx2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डिस्टेंस dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ये W/2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा x²/2, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा C1। x का इंटीग्रेशन x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है x⁴n+1 बाय n+1, राइट। सो ये हो जाएगा W/2 इंटू x²/2 प्लस C1। C1 क्या है हमारा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, C1 क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, राइट। नाउ ये हमारा C1 जो कि अननोन है, इसको हमें फाइंड करना है। इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, तो क्लियर है कि जहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वहां पे स्लोप 0 होता है डियर स्टूडेंट। जहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वहां का स्लोप, तो ऑब्वियसली ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके साथ एंगल 180 का बना रहा है, तो ऑब्वियसली जो स्लोप होगा वो 0 होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि व्हेन x इज इक्वल्स टू, यहां पे हमारा I at C ये क्या होगा, 0 होगा, स्लोप एट C पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन x इज इक्वल्स टू L/2, व्हेन x इज इक्वल्स टू L/2 dy बाई dx 0, तो हम लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं एंड कंडीशन। वी नो दैट व्हेन x इज इक्वल्स टू L/2 dy बाई dx हमारा क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 0। अगर मैं इसको पुट कर दूं इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, या अभी ठीक है इक्वेशन 1 बोल देते हैं। सो पुटिंग व्हेन x इज इक्वल टू L/2 dy बाई dx 0, पुटिंग दिस इन फर्स्ट, ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो dy बाई dx 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा EI इंटू 0 इज इक्वल टू
w/2 और x की जगह l/2 करेंगे, l/2 का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस c1। ये 0 इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, WL² बाय 16 हो जाएगा, 4 और ये 4 16 हो जाएगा, प्लस c1। यहां से अगर हम c1 की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा माइनस WL² बाय 16, और इस c1 को अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारा एक जनरलाइज्ड स्लोप इक्वेशन आ जाएगा। पुटिंग दिस इन फर्स्ट, पुटिंग दिस इन फर्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन आ जाएगा जनरलाइज EI dy/dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा WX² बाय 4 एंड C1 की जगह माइनस WL² बाय 16। डियर स्टूडेंट ये जो हमारा इक्वेशन ए है ना, इसी को हम बोलते हैं जनरलाइज्ड स्लोप इक्वेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वेशन। इस इक्वेशन में जनरल स्लोप इक्वेशन बोल सकते हैं, जनरल स्लोप इक्वेशन। इस इक्वेशन में x की कोई सी भी वैल्यू, अगर हम b और c के बीच में x की कोई सी भी वैल्यू डालेंगे तो हमें बेसिकली dy/dx आ जाएगा। तो यहां पे हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न ये है कि b पे, b जो कि मैक्सिमम स्लोप होगा उसके लिए x क्या होगा, 0। तो अगर मुझे b पे निकालना है, सो फॉर I मतलब स्लोप, फॉर IB x क्या होगा, हमें 0 पुट करना होगा, राइट। तो x अगर हम 0 पुट करेंगे तो इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते तो क्या हो जाएगा, EI इंटू I एट B dy/dx मीन्स dy/dx को ही I बोल रहे हैं हम यहां पे, dy/dx ही हमारा क्या है, स्लोप है, और इसी को हम I बोल रहे हैं। तो अगर मैं dy/dx को b पे ले लूं, EI dy/dx मतलब IB, तो अपने को x 0 पुट करना होगा। तो x अगर मैं 0 पुट करूं तो ये वाला टर्म w इंटू 0 स्क्वायर बाय 4 ये तो 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा WL² बाय 16। तो यहां से डियर स्टूडेंट I एट B अगर मैं निकालूं तो ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस WL² बाय 16 EI, राइट। नेगेटिव इसलिए आ रहा है बिकॉज बताया था मैंने आपको कि नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा स्लोप का साइन कन्वेंशन है वो ये है कि अगर टेंजेंट बीम के ओरिजिनल पोजीशन के साथ अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है तो नेगेटिव लेते हैं। तो माइनस WL² बाय 16 ये नेगेटिव आ रहा है, राइट। अगर मैं साइन माइनस को छोड़ दूं तो यहां से क्लियर हो गया कि हमारा, इसको अगर मैं यहां पे लिख लूं, यहां से क्लियर है कि I एट B नेगेटिव को अगर छोड़ दूं मैं तो ये हो जाएगा WL² बाय 16 EI, राइट। और सिमिलैरिटी से अगर B पे I वो आया तो चूंकि लोड सेंटर में लग रहा है तो I एट A भी वही होगा। सो देयरफॉर I एट A स्लोप एट A भी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, WL² बाय 16 EI, और ये रेडियन में आएगा। ये चीज आपको याद रखना होगा, रेडियन में होता है हमेशा, ये जो हमारी वैल्यू आती है ये रेडियन में आती है। तो यहां से क्लियर हो गया कि हमने एक बार इंटीग्रेट किया तो हमें सिंपली सपोर्टेड बीम के जो कि सेंट्रल पॉइंट लोड से सब्जेक्टेड है उसके दोनों एंड पे मैक्सिमम स्लोप कितना होगा, WL² बाय 16 EI। नाउ डियर स्टूडेंट अगर मैं चाहूं तो L/4 पे भी निकाल सकता हूं। कैसे, इस इक्वेशन में x की जगह L/4 पुट कर दूंगा तो मुझे इस हाफ के हाफ का भी स्लोप आ सकता है। लेकिन ये जब तक कि किसी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड ना हो हम नहीं निकालते, बिकॉज हमें बेसिकली मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से कंसर्न रहता है, राइट। नाउ अगर मैं इस जनरल स्लोप इक्वेशन को एक बार और इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन ए, इसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे डियर स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन EI dy/dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन WX² बाय 4 माइनस
इंटीग्रेशन WL² by 16, राइट। अगर मैं इसको सॉल्व करूं डियर स्टूडेंट, ये क्या होगा? ओके, इसमें ना ओके, सो डियर स्टूडेंट अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेशन EI/dy/dx इंटीग्रेशन WX² by 4 और माइनस इंटीग्रेशन WL² by 16, ये हो जाएगा। EI कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। dy/dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? y, इसमें W/4 बाहर आ जाएगा। x² का इंटीग्रेशन x³ by 3 हो जाएगा। माइनस ये पूरा पूरा कांस्टेंट है, WL² by 16 पूरा कांस्टेंट है, ये dx होगा ऑब्वियसली। WL² by 16 बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और एक दूसरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा डियर स्टूडेंट C2, राइट। अब ये C2 हम अपने को फाइंड करना है। अगर C2 फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे तो फिर से ये जनरलाइज डिफ्लेक्शन इक्वेशन हो जाएगा। तो C2 कैसे निकाल सकते हैं? तो C2 के लिए भी फिर से हम एंड कंडीशन यूज करेंगे, जैसे कि यहां पे हमने एंड कंडीशन यूज किया था, ये वाला हमने ये वाला यूज किया था, x = L/2 तो dy/dx हो जाएगा 0। तो ऐसा ही हम एंड कंडीशन यूज करते हैं, लेकिन इस बार हमें स्लोप नहीं डिफ्लेक्शन वाला एंड कंडीशन लेना होगा। तो क्लियर है डियर स्टूडेंट, व्हेन x = 0 मतलब यहां वाले पॉइंट पे y क्या है? 0 है। यहां पे व्हेन x = 0 y भी हमारा क्या है? 0 है। तो ये वाली एंड कंडीशन पुट करते हैं, एट x = 0 y = 0, राइट। तो ये जो एंड कंडीशन है इसको पुट कर देते हैं, पुटिंग इन, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 2, राइट। ये एक एंड कंडीशन है डियर स्टूडेंट। हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट डिफ्लेक्शन में हमेशा एंड कंडीशन से ही मिलता है, एंड कंडीशन, एंड कंडीशन। सो अगर हम पुट करते हैं डियर स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा? EI y क्या हो जाएगा? 0, y हमारा 0 है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा WX³/12। ऑब्वियसली x 0 है तो ये भी x की जगह 0, WX³ 0³ हो जाएगा और माइनस WL² by 16, x भी क्या है? फिर से 0 प्लस C2, कुल मिला के ये पूरा 0, ये भी 0, ये भी 0, तो सारा 0। तो यहां से C2 क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? C2 भी 0 आ जाएगा। और अगर इसको मैं पुट कर दूं इक्वेशन 2 में, पुटिंग इन इक्वेशन 2, तो हमारा जनरलाइज्ड स्लो डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? EIY = WX³/4 3 12 माइनस WL²/16x, ये आ जाएगा। और इसको हम इक्वेशन बी बोल देते हैं और ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया? जनरलाइज्ड डिफ्लेक्शन इक्वेशन। मींस अब मैं इसमें x की कोई सी भी वैल्यू 0 से लेके L/2 के बीच में कोई सी भी वैल्यू पुट करूं तो मुझे उस पॉइंट का डिफ्लेक्शन आ जाएगा, राइट। सो यहां पे फिर से हमारे लिए डिफ्लेक्शन जो इंपॉर्टेंट है वो है c का। तो अगर हम x = L/2 पुट करेंगे तो वहां का y अपने को इस इक्वेशन में आ जाएगा। सो देयरफॉर व्हेन x = L/2, राइट, अगर मैं x L/2 पुट करूं तो y क्या बन जाएगा हमारा? y at c बन जाएगा। सो पुटिंग इन इक्वेशन b, इसको अगर मैं ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दूं, पुटिंग इन इक्वेशन b, तो अपने को मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाएगा। EI y में y at c ले लेता हूं विच इज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, तो x मुझे L/2 लेना होगा। सो W x की जगह L/2 का होल क्यूब by 12 माइनस WL²/16 इंटू x की जगह L/2। डियर स्टूडेंट, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या आएगा? क्या अपने को मिलेगा? अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा EI y at c, स्लो डिफ्लेक्शन एट c। इसको सॉल्व करेंगे तो WL³ by 2 क्यूब हो जाएगा 8, 12 इंटू 8, तो 12 8 जा 96, राइट।
ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा WL3/32 माइनस WL3/32, राइट। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं डियर स्टूडेंट, तो ये 96 हो जाएगा, ये हो जाएगा WL3, ये हो जाएगा 3, राइट, 3WL3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2WL3/96। 2 से 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 48। तो यहां से क्लियर हो गया कि अगर मैं यहां से y@c निकालूंगा डियर स्टूडेंट, तो EI से डिवाइड लग जाएगा, तो ये हो जाएगा -WL3/48 EI। अब यहां पे माइनस इसलिए आ रहा है बिकॉज डिफ्लेक्शन का साइन कन्वेंशन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के फर्स्ट वीडियो में, कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं, इसलिए हमारा ये नेगेटिव आ रहा है। अगेन अगर मैं साइन को अभी फॉर टाइम बीइंग ओमिट करूं, सो देयरफॉर अपने को मैक्सिमम डिफ्लेक्शन YC क्या आ जाएगा, WL3/48 EI, जो कि होता है सिंपली सपोर्टेड बीम विद सेंट्रल पॉइंट लोड। तो यहां से क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट कि सिंपली सपोर्टेड बीम विद सेंट्रल पॉइंट लोड में दोनों एंड पे मैक्सिमम स्लोप होगा, और वो कितना होगा, WL²/16 EI, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा सेंटर में जस्ट बिलो लोड, और वो होगा WL3/48 EI। तो ये जो दो फॉर्मूला होता है, जो कि आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं फर्स्ट वीडियो में, उसी को मैंने डबल इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व किया, और डबल इंटीग्रेशन मेथड से ये सेम वैल्यू आपको मिली, और आपको ये इससे डबल इंटीग्रेशन मेथड का की क्लैरिटी भी मिली। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन लिखना, राइट। देन एक बार इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन कांस्टेंट, फर्स्ट इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू पहले एंड कंडीशन से फाइंड करना, फिर उसको पुट करके एक जनरलाइज्ड स्लोप इक्वेशन बनाना। ना उस जनरलाइज स्लोप इक्वेशन को फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो डिफ्लेक्शन मिलेगा विद वन मोर इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2। फिर से इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2 को एंड कंडीशन से फाइंड करेंगे, और फाइनली उसको पुट कर देंगे, तो हमें जनरलाइज्ड डिफ्लेक्शन इक्वेशन आएगा। और जनरलाइज्ड डिफ्लेक्शन इक्वेशन में जहां पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा होगा, उस पॉइंट के लिए जो x की वैल्यू होगी वो पुट करके हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ गया। सो आई होप कि इस डेरिवेशन के बाद आपको डबल इंटीग्रेशन मेथड का कॉन्सेप्ट, जो कि डिफ्लेक्शन फाइंडिंग का सबसे बेसिक और फंडामेंटल अप्रोच है, वो आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। Okay, so dear student, now after getting hand-on experience on double integration method, एक और मेथड है जो कि मल्टीपल लोड्स के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है, और थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन के लिए आप न्यूमेरिकल में ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, विच इज मैकॉले मेथड। मैकॉले मेथड का दूसरा नाम है मेथड ऑफ सिंगुलैरिटी फंक्शन, ठीक है। मेथड ऑफ सिंगुलैरिटी फंक्शन इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये जो मेथड है, इसमें जो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखते हैं वो एक ही सिंगल फंक्शन लिखते हैं, और इसमें जो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, वो एक जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है वो पूरे एक्सप्रेशन के लिए वैलिड होता है, इसलिए इसको मेथड ऑफ सिंगुलैरिटी फंक्शन भी बोलते हैं। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए डियर स्टूडेंट एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपको मैकॉले मेथड का लॉजिक क्लियर होगा। लेट्स से ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये A है और ये B है, और इस पे दो लोड लग रहा है, क्योंकि मल्टीपल लोड के लिए एप्लीकेबल है, तो हम दो लोड से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से ये हमारा क्या है, W1, और ये क्या है, W2 है, राइट। ये हमारा W1 है और ये W2 है। लेट्स से ये रिएक्शन हमारा क्या है, RA, और ये रिएक्शन क्या है हमारा, RB, राइट। यहां से ये डिस्टेंस लेट्स से L1 डिस्टेंस पे है, और यहां से ये डिस्टेंस क्या है डियर स्टूडेंट, L2 डिस्टेंस पे है। और अब हमें मैकॉले मेथड से बेसिकली फाइंड करना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, मैकॉले मेथड भी डबल इंटीग्रेशन मेथड जैसा ही है। सबसे पहले इसमें जो एक्सप्रेशन लिखते हैं बेंडिंग मोमेंट का, वो बेसिकली एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखते हैं कि बेसिकली अगर मैं x की, डियर स्टूडेंट प्रॉब्लम कहां पे आ रही है, अगर मैं एक सेक्शन यहां पे x ले लूं, जो कि यहां से x डिस्टेंस पे, तो अगर मैं x
0 से लेके x L1 जाऊं तो a से लेके मान लो ये c और d है, अगर मैं x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू L1 तक ले लूं तो हमारा a से c तक का सारा पोर्शन कवर्ड हो जाएगा और a से c तक के सारे स्लोप और डिफ्लेक्शन को ये एक्सप्रेशन एड्रेस कर लेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर W1 W2 को काउंट नहीं कर रहा है उस एक्सप्रेशन में। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि डबल इंटीग्रेशन मेथड का जो फ्लैट कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली मल्टीपल लोड्स के लिए अप्लाई नहीं हो पाता। तो मैकॉले ने क्या किया, मैकॉले ने डेवलप किया कि एक सिंगल एक्सप्रेशन लिखा और उसको बेसिकली उसमें बेसिकली बाउंड्री लगा दी और बाउंड्री लगा के आप जिस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट जिस सेक्शन के लिए कंसीडर कर रहे हो उसी बाउंड्री तक आपको लेना है। जैसे मैं आपको अगर समझाना चाहूं तो आप ऐसे समझ सकते हो, यहां से ये मैंने एक सेक्शन मान लिया XX, राइट, और ये कितने डिस्टेंस पे है, लेट्स से, ओके, सो डियर स्टूडेंट, लेट्स से A और C के बीच में हमने एक सेक्शन लिया x1 जो कि A से x डिस्टेंस पे, A से x डिस्टेंस पे। तो सबसे पहले हम A से C तक के लिए एक एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट का, m, बेसिकली हमें m at x को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लिख सकते हैं RA इंटू x, क्या लिख सकते हैं, RA इंटू x। ये तो हो गया RA इंटू x, बेसिकली A से लेके C तक, A से लेके C तक के सारे पोर्शन को बेसिकली कंसीडर कर सकता है। नाउ फिर से अगर मैं x2 सेक्शन की बात करूं तो अगर A से ये बेसिकली ये वाला जो इक्वेशन है ये किसको एड्रेस करेगा, विल एड्रेस फ्रॉम A टू C, A से C तक के सारे x की वैल्यू 0 से लेके L1 तक अगर पुट करेंगे तो A टू C तक के बेंडिंग मोमेंट को ये एक्सप्रेशन एड्रेस कर रहा है। नाउ अगर मैं सेक्शन x2 ले लूं और इसको भी यहां से x डिस्टेंस पे मानूं डियर स्टूडेंट, तो अब हम उसी को थोड़ा सा एलोंगेट कर रहे हैं कि अपने को A से लेके D तक के सारे पॉइंट एड्रेस हो जाए। तो उस केस में हमारा mx क्या होगा, mx हो जाएगा यहां का A से हमने ये सेक्शन x डिस्टेंस अज्यूम किया, अब इसको भी अगर मैं x ले लूं तो डियर स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा RA इंटू x, क्या हो जाएगा RA इंटू x, और फिर ये वाला W1 का क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस L1, तो ये हो जाएगा माइनस W1 इंटू x माइनस L1। डियर स्टूडेंट ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमारा A से लेके D तक को एड्रेस कर रहा है, राइट। नाउ अगर मैं ये वाला एक्सप्रेशन डियर स्टूडेंट यहां से लेके यहां तक का ये वाला अगर x मान लूं तो उस केस में इसके लिए m at, अगर मैं इसको लिखूं xx2 ये xx1 है, अच्छा mxx3 मींस इस सेक्शन पे अगर बेंडिंग मोमेंट लिखूं डियर स्टूडेंट यहां से अगर ये x डिस्टेंस है तो क्या होगा, पहले RA का क्या होगा, RA इंटू x, राइट, RA इंटू x, W1 का क्या हो जाएगा, W1 बेसिकली हम यहां पे ले रहे हैं तो ये L1 है, ये x है, तो x माइनस L1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस W1 इंटू x माइनस L1, राइट। और अगर मैं इस पे आऊं डियर स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा, इस W2 का क्या हो जाएगा, माइनस W2 इंटू L2 माइनस W2 इंटू x माइनस L2। ये वाला जो एक्सप्रेशन है डियर स्टूडेंट ये पूरा इंटायर बेसिकली A से लेके B तक को कवर कर रहा है, राइट। तो अब अपने को क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन अगर मैं लेता हूं तो ये पूरा एक्सप्रेशन अगर लूंगा मैं
इसको इसमें अगर हम देखें डियर स्टूडेंट, ये आर ए इंटू एक्स एक्स वन के लिए, तो आर ए इंटू एक्स के बाद हम एक ऐसे वर्टिकल बार लगा देंगे। मैकॉले ने सजेस्ट किया कि ये जो जनरल एक्सप्रेशन आप लिखोगे, जनरल एक्सप्रेशन में ये आर ए इंटू एक्स के बाद बार लगा दिया, मींस यहीं तक अगर अपने को ए से सी तक का डिफ्लेक्शन या स्लो फाइंड करना है तो यहीं तक का एक्सप्रेशन लेंगे, इसलिए एक बार लगा दिया। नाउ अगर अपने को सी से डी तक के लिए जाना है तो ये W1 इंटू एक्स माइनस L1 को भी इंक्लूड करना होगा, तो एक और बार यहां पे दे दिया, सो दैट आइडेंटिफाइड रहे कि हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन कहां तक लेना है, कहां का लेना है, तो उस हिसाब से वहां तक का बेंडिंग मोमेंट लेंगे, राइट। तो एक ये हो गया डियर स्टूडेंट, माइनस W1 इंटू एक्स माइनस L1 माइनस W2 इंटू एक्स माइनस L2, ये लास्ट में इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना डियर स्टूडेंट, ये मैकॉले ने सजेस्ट किया और ये जनरलाइज्ड बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हो गया ये फॉर होल बीम। सो ये चीज आपको याद रखना है, नंबर 1। अच्छा, अगर मैं इसको चाहूं तो अब लिख सकता हूं EI d2i बाई dx2, राइट, इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा RA इंटू एक्स माइनस W1 इंटू एक्स माइनस L1 माइनस W2 इंटू एक्स माइनस L2, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब अगर मैं इसको एक बार इंटीग्रेट करूं तो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएगा, EI बाहर आ जाएगा और dy बाई dx का इंटीग्रेशन d2i बाई dx2 का इंटीग्रेशन dy बाई dx। अब यहां पे आपको ध्यान देना डियर स्टूडेंट कि RA इंटू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा RA इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, और जो पहला इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो यहीं पे C1 आ जाएगा, राइट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लास्ट में नहीं देंगे, शुरू में ही लिखेंगे, और ये जो C1 है ये पूरे के लिए वैलिड है, राइट। ये अपने को याद रखना है, ये जो C1 है ये पूरे के लिए वैलिड है, राइट। उसके बाद ये बार है तो बार लगा देंगे, फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन डियर स्टूडेंट W1 इंटू एक्स माइनस L1 का होल स्क्वायर बाई 2 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली हम इसको x माइनस L1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस L1 का हो जाएगा L1x, ऐसा नहीं लिखना, इस पूरे को एक सिंगल वेरिएबल मानना है x माइनस L1। सो x माइनस L1 का इंटीग्रेशन x माइनस L1 बाई 2 हो जाएगा, और वर्टिकल बार है, बार लगा दिया, सो वर्टिकल लाइन डाल दी, और फिर माइनस ये भी हो जाएगा डियर स्टूडेंट W2 इंटू एक्स माइनस L2 का होल स्क्वायर बाय 2। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर मुझे dy बाय dx C से D के किसी एक पॉइंट मान लो यहां पे निकालना है तो अपने को एक्सप्रेशन यहीं तक लेना है, ये एक्सप्रेशन लेना है यहां से लेके यहां तक, क्योंकि अप टू D तक में ये एक्सप्रेशन आएगा, राइट। अगर मुझे स्लोप और डिफ्लेक्शन D या B के किसी पॉइंट पे निकालना है तो ऑब्वियसली पूरा एक्सप्रेशन लेंगे। अगर मुझे स्लोप या डिफ्लेक्शन किसी A और C के बीच के किसी पॉइंट पे लेना है तो अपने को सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन लेना है फर्स्ट, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यही ब्यूटी है मैकॉले मेथड की कि हमें बेसिकली ये वर्टिकल लाइन डाल के, डॉटेड लाइन डाल के पूरे बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को बेसिकली आइडेंटिफाई कर लेंगे, डिमार्क कर देंगे, और उस बेसिस पे जहां पे हमें स्लोप और डिफ्लेक्शन निकालना है वहां तक जो इक्वेशन वैलिड है वो इक्वेशन लेंगे और उससे आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो वहां पे और क्लैरिटी आपको मिलेगी। नाउ अगर मैं इसको डियर स्टूडेंट फिर से एक बार इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेटिंग, तो अब क्या होगा, तो यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि EI बाहर आ जाएगा, dy बाई dx का y हो जाएगा। अब ये वाला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, RA इंटू एक्स क्यू बाई 6 हो जाएगा, एक्स क्यू बाई 3 और 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। C1 बेसिकली डिस्टेंट C1x हो जाएगा और एक अनदर कांस्टेंट C2 आ जाएगा। फिर से ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, माइनस W1, ये x माइनस L1 स्क्वायर अब हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x माइनस L1 का होल क्यूब
6 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और ये फिर से ये हो जाएगा W2 इंटू एक्स माइनस L2 का क्यूब बाई 6 हो जाएगा। तो यहां पे फिर से ध्यान देने वाली बात है कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट फर्स्ट टर्म के साथ ही हमेशा आता है, ये चीज आपको याद रखना है। और इस तरीके से अब हम बाउंड्री कंडीशन से C1 और C2 को, या एंड कंडीशन से C1 और C2 को फाइंड कर लेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और फिर हमारा ये C1 यहां पुट कर देंगे तो जनरलाइज्ड स्लोप इक्वेशन आ जाएगा, और C1 और C2 दोनों को पुट कर देंगे तो हमारा जनरलाइज्ड डिफ्लेक्शन इक्वेशन आ जाएगा। और एक चीज याद रखनी है, डिफ्लेक्शन या स्लोप जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट तक वैलिड जो इक्वेशन है उतने ही टर्म आपको लेने हैं, बाकी को ओमिट कर देना है। ये चीज इसकी ये बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो कुल मिला के अगर मैं इसको नटशेल में बताऊं मैकॉले मेथड, तो ये डबल इंटीग्रेशन मेथड का ये एक्सटेंशन है, मल्टीपल लोड्स के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है। इसमें एक कॉमन, एक जनरल बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखते हैं, और उसमें वर्टिकल लाइंस देके उसको क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस पोर्शन तक के लिए है, राइट। नाउ उसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमेशा फर्स्ट टर्म के साथ आता है। फिर से वर्टिकल लाइन को कंटिन्यूड रखते हैं, फिर से एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो स्लोप इक्वेशन आएगा, उसमें भी जो सेकेंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा वो भी फर्स्ट टर्म के साथ ही रहेगा, और अंदर जो x माइनस L1 का इंटीग्रेशन होगा वो x माइनस L1 का स्क्वायर बाय 2 होगा। ये चीज आपको याद रखना है, और आई होप जब आप क्वेश्चन करोगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। इसमें कुछ और चीज मैं बता रहा हूं, जैसे कई बार फॉर एग्जाम्पल C और D के बीच में मान लो एक कपल लग रहा है, एक सडन मोमेंट लग रहा है, मान लो M। अब इस M को कैसे एड्रेस करेंगे डियर स्टूडेंट, तो चूंकि C और D के बीच में है, तो C और D के बीच में है मतलब यहां पे ये वाले W1 के जस्ट बाद एक आ जाएगा क्या, चूंकि ये क्लॉकवाइज है तो ये प्लस M आएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट सिर्फ M नहीं लिखेंगे, इस M को हम ऐसा लिख सकते हैं M इंटू ओके। सो डियर स्टूडेंट लेट्स से अगर कहीं पे सडन मोमेंट लग रहा है, लाइक इस टाइप का ये कपल लग रहा है, अगर इस टाइप का कपल लग रहा है तो उसको कैसे एड्रेस करते हैं मैकॉले मेथड में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये M कहां पे है, C और D के बीच में, तो C और D के बीच वाला एक्सप्रेशन ये वाला है, तो यहां पे हम M लिखेंगे, लेकिन M के साथ आपको बेसिकली M तो ऑलरेडी मोमेंट है तो M ही लिखना होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा स्मार्टली हम लिख सकते हैं x माइनस L1 होल टू द पावर 0, क्योंकि समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो m इंटू 1 m ही हो गया। लेकिन m को ऐसे नहीं लिखेंगे, m को ऐसे लिखते हैं, m बेयर m नहीं लिखेंगे, m इंटू x माइनस L1 होल टू द पावर 0 लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फर्स्ट इंटीग्रेट होगा तो ये हो जाएगा m x माइनस L1, 0 है ना, तो ये हो जाएगा 1/1, राइट। ये चीज आपको याद रखनी है, इसका पावर 0 है, तो अगर मान लो x टू द पावर 0 है, लाइक दिस x माइनस L1 टू द पावर 0 है, इसको अगर एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस L1 होल टू द पावर 0 प्लस 1 1/1, ऐसे लेना होगा। सो कहने का ये मतलब है कि अगर बेंडिंग, अगर कहीं पे सडन मोमेंट लग रहा हो, कपल लग रहा हो, तो उस कपल को मैकॉले मेथड में हम कपल की वैल्यू मतलब मोमेंट इनटू डिस्टेंस टू द पावर 0 लिखेंगे। ये एक कस्टमरी प्रैक्टिस है, मींस इसको आपको ऐसे एड्रेस करना होगा अगर मोमेंट में है। नाउ अगर मोमेंट लग रहा है, नाउ अगर कहीं पे अगर लेट्स से पूरा थ्रू आउट यूडीएल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो कहीं से भी स्टार्ट है लेकिन एंड तक अगर यूडीएल लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लेकिन अगर बीच में कहीं पे यूडीएल लग रहा है, डियर स्टूडेंट लेट्स से ये वाला यूडीएल लगा दिया यहां से लेके यहां तक, राइट। तो अब इसको कैसे एड्रेस करेंगे, तो इसको एड्रेस करने के लिए क्या करना होगा, अपने को इसको एक्सटेंड करना होगा, मान लेना होगा कि ये यहां तक है, क्योंकि अगर सर्टेन पोर्शन पे लग रहा है तो उसको थोड़ा सा हैंडल करना मैकॉले मेथड में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें x के फॉर्म में जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखना है और वो भी सीमलेस होना चाहिए, कहीं पे कोई एम्बिग्विटी ना हो, इसलिए हमें इसको एक्सटेंड करना होगा। और उसको काउंटर करने के लिए उसको जितना आपने एक्सटेंड किया उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे से ऊपर लगा देंगे, तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। नेट इफेक्ट वही है लेकिन
अब हमारा क्या हो गया, अगर मैं इसको पूरा एक्सटेंड कर दूं तो इस पूरे के लिए लिखा जा सकता है, और ये नीचे वाला यूडीएल भी यहां से लेके एंड तक लग रहा है तो इसका भी एड्रेस किया जा सकता है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ये भी जब न्यूमेरिकल हम करेंगे तो वहां पे और क्लैरिटी मिलेगी, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है जो मैकॉले मेथड पे बेस्ड है, जिसको हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। ये एक ओवरहैंग बीम है जिसमें ए और बी पे सपोर्ट लगा हुआ है। ये डी से ई तक 3 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। ये सारी चीजें दिखी हुई है। यहां पे एक पॉइंट लोड 4.5 किलोन्यूटन का है। डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड सी पे डिफ्लेक्शन निकालना है, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कह रहा है कि ए से बी तक जहां पे जिस भी पॉइंट पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो निकालना है। ई दिया हुआ है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दी हुई है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें डियर स्टूडेंट ये करना होगा कि रिएक्शन फाइंड करना है। रिएक्शन फाइंडिंग में हमने आर ए प्लस आर बी ये ले लिया और बेंडिंग मोमेंट एट ए 0 किया। एज यूजुअल शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट में जैसे हमने फाइंड किया था, आर ए हमारा आ गया 3.75, आर बी आ गया 9.75, जो कि इसी को रिड्रॉ करके यहां पे दिखा दिया। यहां पे अब आपको ये देखना है डियर स्टूडेंट कि ये जो यूडीएल है ना, इस यूडीएल को हम पूरा एक्सटेंड कर देंगे अप टू सी, और जितना हमने एक्सटेंड किया उसको काउंटर करने के लिए नीचे से अपवर्ड यूडीएल लगा देंगे सेम अमाउंट का, जिससे कि हमारा वो इक्विवेलेंट बेसिकली रहे, और पॉइंट लोड 4.5 किलोन्यूटन का लग रहा है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम क्या करेंगे, मैकॉले मेथड से mx निकालेंगे। यहां से x डिस्टेंस पे एक सेक्शन मानते हैं, तो mx क्या हो जाएगा, ei d2y by dx2। पहले तो 3.75 इंटू एक्स होगा, ये पहला टर्म होगा, फिर माइनस इस यूडीएल के डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, -3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 होगा इस यूडीएल का एंड तक का, -3 इंटू, अगर यहां से मैंने x डिस्टेंस पे दिया तो x माइनस 1 से यूडीएल स्टार्ट हो रहा है, तो WL स्क्वायर बाय 2 से -3x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस, फिर डियर स्टूडेंट ये जो अपवर्ड यूडीएल लग रहा है वो प्लस हो जाएगा 3 इंटू, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से 4 डिस्टेंस पे, तो इसका अगर x डिस्टेंस माना तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर बाय 2, और ये जो 9.75 है ये क्या हो जाएगा, प्लस 9.75 इंटू एक्स माइनस ये कितने डिस्टेंस पे, 32516, तो x माइनस 6 है। ये हमारा क्या है होगा डियर स्टूडेंट, बेंडिंग मोमेंट। इसी को हमने फर्स्ट इंटीग्रेट किया तो ये आ गया डियर स्टूडेंट C1 यहां पे रहेगा। एक बार और इंटीग्रेट किया हमने, ओके, सो इसको हमने एक बार इंटीग्रेट किया डियर स्टूडेंट, तो C1 आ गया और C1 के साथ x आ गया, फिर दूसरा इंटीग्रेट किया C2 आ गया। आप आसानी से देख सकते हो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी में बेसिकली अगर हमें बेसिकली फ्री एंड पे निकालना है तो x इज इक्वल टू हमने 4, 7, 8 पे पुट करके हमने निकाल लिया। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा, और इसमें बस एक्सप्रेशन लिखना इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।